प्रिय मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आगामी 4 मई से उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इसी क्रम में आज हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हाई स्कूल के हिंदी के प्रश्न पत्र का। हिंदी का प्रश्न पत्र किस प्रकार से हम बोर्ड की परीक्षा में हल कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, हमारे सामने है उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा की कॉपी। तो कॉपी आपको किस प्रकार की आपके पास मिलेगी वहाँ पर, तो ये उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल इस पर अंकित होगा, लिखा होगा। और हाई स्कूल परीक्षा अ कॉपी ये 10 पन्ने इस पर अंकित होगा। तो यहाँ पर केंद्र की मोहर लगी होगी, केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे। आगे परीक्षार्थियों द्वारा जो इसमें भरा जाएगा वो है अनुक्रमांक। यहाँ पर अंकों में जो भी आपका नंबर होगा वो यहाँ पे आपको भरना होगा। अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जो भी विषय होगा वो आप विषय यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे हिंदी का प्रश्न पत्र है तो हिंदी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रश्न पत्र में जो भी संकेतांक लिखा होगा वो यहाँ पर संकेतांक आप अंकित करेंगे। अब ये संकेतांक क्या होता है, तो हमारे सामने ये उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल का 2020 का प्रश्न पत्र है हिंदी का। इसमें सबसे पहले तो आप अपना अनुक्रमांक यहाँ पर अंकित करेंगे, रोल नंबर, और उसके बाद जो कॉपी पे हमने संकेतांक लिखना है वो संकेतांक यहाँ पर अंकित है, ये 201 HSA। ये हर वर्ष हर प्रश्न पत्र में अलग अलग होता है। तो ये संकेतांक हमने कॉपी पे जहाँ पर इसका कॉलम बना है वहाँ पर अंकित करना है। बोर्ड की कॉपी पर आपके पास लिखा होगा विषय के बाद अगला जो कॉलम होगा प्रश्न पत्र संकेतांक। इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना होगा संकेतांक 201 HSA। जो भी संकेतांक आपके प्रश्न पत्र पे दिया होगा वो इस बॉक्स के अंदर भरना होगा। उसके बाद जो भी परीक्षा का दिन होगा वो दिन यहाँ पर अंकित करना होगा, और परीक्षा की तिथि जो भी होगी आपकी वो यहाँ पर अंकित आपको करनी होगी। तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद कक्ष निरीक्षक द्वारा आपकी कॉपी पर ये भरा जाएगा केंद्र संख्या, और परीक्षा का जो कक्ष संख्या होगी वो यहाँ पर अंकित होगा। दिनांक निरीक्षक महोदय अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का जो समय है वो अतिरिक्त दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न पत्र पर। प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसका जो पूर्णांक है वो 100 अंक का होगा। तो इसमें निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और खंड ब हैं। दोनों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर यथासंभव क्रमवार करने हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो ये यथासंभव क्रमवार इसको प्रश्नों के उत्तर करने हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न का उत्तर पहले आसानी से आ जाता है उसको आप पहले कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उत्तर क्रमवार ही लिखे जाएं। सबसे पहले देखिए खंड अ यहाँ पे दिया है, तो आपको कॉपी में भी खंड अ लिखना होगा। और सबसे पहले यहाँ पर अपठित गद्यांश आपको दिया है। अपठित मतलब जो आपने पहले पढ़ा ना हो वो अब आपको पढ़ना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और ये आपके जो प्रश्न उत्तर हैं ये आपका 2-2 नंबर के 5 प्रश्न यानी कि 10 अंक के प्रश्न आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले तो आप इस गद्यांश को भली भांति पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो भी 4-5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। तो ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में इस गद्यांश को पढ़कर आप समझ जाएंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर इसमें आपको मिल भी जाएंगे और कुछ आपको अपने विवेक से उनको आप उत्तर लिख भी सकते हैं।
हमारा जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न में उपयुक्त जो गद्यांश है उसका शीर्षक, उसका नाम आपको देना है। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये जो गद्यांश है वो किसके बारे में लिखा है, वही उसका शीर्षक होगा। जैसे कि हमारा ये गद्यांश बताता है कि हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा का ही केवल स्मरण नहीं होता, भारत की पवित्रता का, ऊंचाई का भी बोध होता है। वह पूर्व और पश्चिम समुद्र को कहाने वाला पृथ्वी का मानदंड मात्र नहीं है, यह है देवतात्मा। उसकी आत्मा देवता है, वह देवताओं की आत्मा है। हिमालय इस वसुंधरा का वत्स है। तो आप देख सकते हैं इसमें हिमालय के बारे में लिखा है, तो हिमालय का महत्व या देवतात्मा हिमालय का महत्व इसका शीर्षक हो सकता है। तो इसके उत्तर कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम एक बोर्ड की कॉपी देख लेते हैं। यह हमारे सामने उत्तराखंड बोर्ड की किसी होनहार छात्रा की उत्तर पुस्तिका है। इसमें देखिए इन्होंने लिखा है, सबसे पहले तो खंड अ, जैसे मैंने बताया खंड अ डालेंगे काले पेन से। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 के क, तो उसमें क ख ग घ अंग 5 प्रश्न हैं। तो क का उत्तर इन्होंने लिखा है, हिमालय कहने पर भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा का ही केवल स्मरण नहीं होता, अपितु भारत की पवित्रता का, ऊंचाई का भी स्मरण बोध होता है। तो इसी प्रकार से अब प्रश्न संख्या 1 का ख का उत्तर, इसी प्रकार से आप प्रश्न संख्या स्पष्ट लिखिए, प्रश्न संख्या 1 के ग का उत्तर, और हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद 1-2 लाइन आप अवश्य छोड़ेंगे। जैसे कि इन्होंने इतना स्पेस, इतनी जगह यहाँ पर छोड़ी है, और जो हाशिया बनाया है ये इधर भी यहाँ पर जगह छोड़ी है, तो जिससे कि परीक्षक महोदय यहाँ पर आपको नंबर यहाँ पर दे सकें कि यहाँ पर आपके 2 नंबर आए। तो इतनी जगह आप ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 1 का घ, तो आप इसमें उत्तर लिखा है, उत्तर लिखने के बाद इसमें थोड़ा स्पेस, एक आध लाइन का, एक आध पंक्ति का जरूर छोड़िएगा, जिससे यहाँ पर उत्तर के नंबर भी लिखे जा सकें। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का अंग का उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है देवतात्मा हिमालय का महत्व। तो इस प्रकार से आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। तो अभी हम प्रश्न संख्या 2 देखने के लिए चलते हैं। प्रश्न हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो आपकी परीक्षा में 2 विषय, 2 टॉपिक आपको दिए रहेंगे, उन पर, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे हमारा क है, जल ही जीवन है, तो इस विषय पर आपको हेडिंग दिए रहेंगे। आप उन हेडिंग पर जो आपके संकेत बिंदु हैं उन पर आप, उन्हीं के आधार पर आप निबंध लिखेंगे। तो हमारा जो ये संकेत बिंदु है, जल का जीवन में महत्व, तो आप काले पेन से इसको हेडिंग को डाल दीजिएगा। उसके बाद उसके बारे में आप लिखिएगा। स्वच्छ पेयजल, तीसरा हेडिंग है जल संरक्षण, चौथा हेडिंग है हमारा प्रदूषण और उससे बचाव। इसके अलावा भी आप इनके अंदर और भी हेडिंग बना सकते हैं अपने विवेक से। इसी प्रकार से दूसरा हमारा जो विषय यहाँ पे दिया गया है, कंप्यूटर आज की आवश्यकता, तो इस पे हमारे हेडिंग है प्रस्तावना, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की उपयोगिता, उपसंहार। तो ये हेडिंग यहाँ पे दिए हैं, ये आपकी सहायता के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनका उपयोग करते हुए आप कि इन 2 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 250 शब्द का, 250 शब्दों का सुंदर सुंदर निबंध लिखिएगा और इसमें अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए उसे एक पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम क ख ग है, तो इसमें नाम अपना नहीं लिखना है, नाम की जगह पर आपको क ख ग लिखना है। दूसरा, अथवा करके 2 यहाँ पे दिए गए, अथवा करके एक और है, नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर बहुत सा पानी जमा हो गया है जिससे मलेरिया फैलने का डर है। तो इसमें भी आपका काल्पनिक नाम क ख ग है। चाहे आप नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए,
चाहे अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, कोई एक पत्र आपको लिखना है। तो अभी हम एक कॉपी में देख लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पत्र लिखा है। सबसे पहले तो आप प्रश्न संख्या उस पर अंकित कर देंगे काले पेन से कि आपके प्रश्न संख्या 3 आप हल करने जा रहे हैं। तो ये पत्र यहाँ पर मित्र के लिए पत्र, बधाई पत्र जिसको बोल सकते हैं आप, लिखा गया है। तो रामनगर नैनीताल, आप इसमें कुछ भी एड्रेस पता लिख सकते हैं जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, दिनांक लिख सकते हैं। तो ये 3/3/2020 आप उस दिन की दिनांक लिख देंगे। उसके बाद प्रिय मित्र, मित्र का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद सस्नेह नमस्कार, मुझे टेलीफोन माध्यम से ज्ञात हुआ कि तुम इस वर्ष अपनी कक्षा एवं संपूर्ण विद्यालय में प्रथम आई हो और अपने सभी विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके अपने माता पिता एवं परिवार के सभी बंधु बांधवों को गौरवान्वित किया है, जिससे आपके माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मैं अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगी कि तुम प्रतिवर्ष इसी तरह अपनी कक्षा में अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण हो। मेरे माता पिताजी की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ कि तुम अपने माता पिता व अपने कुल का नाम इसी प्रकार से उज्ज्वलित करो। इसी तरह तुम शिक्षा के क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में प्रगति की ओर अग्रसर रहो। और अंत में मेरी तरफ से अपने माता पिता व परिवार के बंधु बांधवों को सप्रेम नमस्कार और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद आपकी प्रिय सहेली। अब नाम की जगह आपको क्या लिखना है, क ख ग। तो इस प्रकार से आप पत्र को लिख सकते हो, चाहे प्रार्थना पत्र हो चाहे बधाई पत्र हो। तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्न वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया का भेद बताना है। ये वाक्य है, विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं। अब इसमें क्रिया कौन सी है, क्रियापद कौन सा है? तो इसी प्रकार यथा निर्देश इसमें दिया जा रहा है, क्रिया विशेषण छांटिए, समुच्चय बोधक छांटिए। तो ये आपको क्या करना है, इसमें आपको ये छांटना है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा समुच्चय बोधक है, कौन सी क्रिया है, और उसका भेद बताना है। तो किस प्रकार से हम अपनी कॉपी में इसको करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या लिख देंगे, प्रश्न संख्या 4 का क। तो हमारा क क्या है, विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं। इसमें आपको क्या बताना है, क्रिया बताना है। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे क्रियापद, ऐसे काले पेन से हेडिंग डाल के लिखेंगे क्रियापद। तो क्रियापद क्या है, इसमें जा रहे हैं, ये क्रियापद हो गया। अब उसका भेद लिखना है, तो उसका भेद भी आप अलग से उसका लिखेंगे भेद, हेडिंग डाल देंगे भेद। तो भेद हो गया, इसमें सकर्मक क्रिया है और समापिका क्रिया है। तो इस प्रकार से भेद भी लिख सकते हैं। अब इसी में ख है, प्रश्न संख्या 4 का कौन सा खंड है, ख। तो ये जरूर लिखना है कौन सा प्रश्न है, कौन सा उसका खंड है। तो हमारे पास ये प्रश्न है, वह पानी पी रहा है। तो इसमें क्रियापद हेडिंग डाल के लिखेंगे, क्रियापद हो रहा है पी रहा है। अब उसका क्रिया भेद, यहाँ पे क्रिया भेद लिख देंगे, क्या वो सकर्मक है या अकर्मक है, और समापिका है या असमापिका क्रिया है। तो इस प्रकार से आप उसमें भेद लिख देंगे। उसी प्रकार अगला हमारा यथा निर्देश उत्तर दीजिए। अब जो भी है उसको हेडिंग से काले पेन से प्रदर्शित जरूर कीजिएगा, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले जो हमारे परीक्षक महोदय होंगे वो आपके क्लियरिटी को देखते हुए आपका नंबर भी बहुत अच्छे आपको देंगे। प्रश्न संख्या 4 आपका जो ग है वो है क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। तो हमारा है छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या है, क्रिया विशेषण पद हमको छांटना है। तो क्रिया विशेषण जो शब्द है ये आपको हेडिंग डालना है, और वो है इसमें ध्यान पूर्वक। ये इसका क्रिया का विशेषण है। क्रिया इसमें है पढ़ते हैं,
और लेकिन क्रिया लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली इसमें क्रिया विशेषण आपको लिखना है ध्यानपूर्वक। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न संख्या 4 का घ जो चौथा है, समुच्चय बोधक छांटना है। रेल से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ। तो समुच्चय बोधक इसमें क्या हो गया, समुच्चय बोधक आपको हेडिंग डालना है समुच्चय बोधक शब्द, और फिर आपको ये अपेक्षा जो इसमें एक शब्द है अपेक्षा, ये अपेक्षा जो है ये इसका समुच्चय बोधक अव्यय जो है यहाँ पे शब्द जो है वो है। और अगले क्योंकि इसमें लिख भी सकते हैं क्योंकि जो अपेक्षा शब्द है एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। ये भी यथा निर्देश के अनुसार है। प्रश्न संख्या 5, अब इसका क खंड जरूर लिखना है, उसी से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, किस प्रकार का वाक्य है ये इसको में बताना है। तो वाक्य के जो 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में से किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है, तो ये आपको वहाँ पे लिखना है। अगला हमारा जो प्रश्न संख्या 5 का ख है उसमें वाक्य जो ये है प्रश्नवाचक वाक्य आपको लिखना है। तो वो तुम क्या कर रहे हो, ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला हमारा प्रश्न संख्या 5 का ग जो है वो क्या कहता है, तो प्रश्न अशोक पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म वाच्य में इसको परिवर्तन करना है, परिवर्तित कर देना है। तो अशोक के द्वारा, ये द्वारा शब्द जब लग गया तो ये कर्म वाच्य हो गया। अशोक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्म वाच्य में आप बदल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से आपको लिखना है, खंड लिखना है घ, अमित से दौड़ा नहीं जाता है, तो इसको कृतवाच्य में बदलना है, अमित नहीं दौड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार से आप नंबर डालते जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 का निम्नलिखित शब्दों में से ये तारा जो शब्द है उसका अर्थ कौन सा है, तो तारा शब्द का नक्षत्र है। और इसी प्रकार से ये ख जो है, तो इसके लिए हम आपको प्रश्न पत्र पर ले चलते हैं कि प्रश्न पत्र में कैसे दिया है। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 6 आता है, प्रश्न संख्या 6 जो है वो क निम्नलिखित शब्दों में से तारा शब्द का अर्थ छांट कर लिखिए। अब इसमें शब्द दिए हैं, चंद्र दिया है, नक्षत्र दिया है, रश्मि दिया है, तो इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा, वो उत्तर आपको छांट करके वहाँ पर परीक्षा में लिखना है। तो इसमें नक्षत्र उत्तर हो गए। तो ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से 3 में से कौन सा है, भानु है, राकेश है, दिनकर है, तो आप तीनों में से एक छांट कर लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो गया राकेश। तो अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न वहाँ पे 3 होंगे और हमको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और ये 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो हमारे पास ये कविताएं जो होंगी हमारे काव्य खंड में, क्षितिज हमारी एक पुस्तक है, उसके काव्य खंड में जो कविताएं हैं उन्हीं में से कोई कविता दी होगी। तो हमारे पास ये 2 कविताएं यहाँ पे दी हैं। एक ये है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कहन कहन जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करुई ककुरी, तो सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो ये एक सूरदास जी द्वारा लिखित पद है, हमारा पहले ही कवि हैं काव्य खंड के सूरदास जी, तो उसमें से ये लिया गया है। तो आप इसका जब आपने अध्ययन किया होगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे दे पाएंगे। गोपियों के लिए हारेल की लकड़ी कौन है, किस रूप में है, स्पष्ट करना है। गोपियों को करुई ककुरी की तरह क्या लगता है, क्यों लगता है। गोपियों के लिए व्याधि का आशय क्या है। तो इस प्रकार से आप
अब ये दो कविताएं यहाँ पे दी हैं। एक ये फसल कविता है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। तो अब इनमें से कोई एक करना है, क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से पाठ्यक्रम में कमी की गई है। तो अभी ये फसल कविता शायद इस बार ना आए। फिलहाल ये हम इसको देख लेते हैं, सूरदास जी द्वारा लिखित। तो इन दोनों में से कोई एक करना। आपके पास दो दिए होंगे, वहाँ पर दो काव्यांश होंगे, किसी एक काव्यांश के ही प्रश्न उत्तर करने हैं और वो भी दो ही प्रश्न करने हैं। तो हम चलते हैं, इसके उत्तर जान लेते हैं। तो इसमें आप प्रश्न संख्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 7 का क। तो ये हो जाएगा, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी कौन है? तो गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण है। यहाँ पे लिखा है गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण है। और किस रूप में है? जिस प्रकार हारिल पक्षी किसी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रखता है और सदैव उसको अपने साथ रखता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी अपनी तुलना हारिल पक्षी से करती हैं कि हम गोपियों ने भी श्री कृष्ण को मनमोहक अपने मन मस्तिष्क में धारण कर रखा है, उनको दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। और तो इसी को आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 का ख, कि गोपियों को करुई ककरी किस तरह का क्या लगता है और क्यों? तो गोपियों को करुई ककरी की तरह श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए उदो के माध्यम से जो योग का जो संदेश भेजा था, वो उपदेश उनको करुई ककड़ी जैसा लगता है। और किस प्रकार, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के मुंह में करुई मतलब कड़वी ककड़ी आने पर उसके मुख का स्वाद बदल जाता है, उसी प्रकार से गोपियों को यह योग का संदेश भी, अर्थात योग की बातें सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ, गहरा दुख हो जाता है। इसलिए गोपियों को योग का संदेश, उनकी बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। तो इसमें जो तीसरा प्रश्न करने आपको दो ही हैं, तो तीसरा प्रश्न है इसमें, ये गोपियों के लिए व्याधि का आशय क्या है? तो गोपियों के लिए व्याधि का आशय एक शारीरिक रोग से है, जिसके बारे में गोपियों ने ना ही कभी सुना ना ही कभी देखा। गोपियों के लिए व्याधि श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधना से है, जो उनके लिए शारीरिक रोग है। तो इस प्रकार अब अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, इस आप प्रश्न संख्या लिखेंगे, उसका खंड लिखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। आपकी पुस्तक में जो प्रश्न हैं उनसे आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा तुलसीदास जी द्वारा लिखित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। तो लक्ष्मण ने धनुष टूटने का सर्वप्रथम कारण धनुष का पुराना होना बताया, जिसके कारण श्री राम जी ने उसे नया समझकर धोखे से उठा लिया, जिसके उनके छूते ही वो धनुष टूट गया। तो इस प्रकार लक्ष्मण आगे भी बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे देव, हमने तो बाल्यावस्था में, बचपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े, हमारे नज़र में तो सभी धनुष समान हैं, फिर भी आपकी इस धनुष के प्रति इतनी श्रद्धा और ममता क्यों है? इसी प्रकार लक्ष्मण ने धनुष टूटने के अनेक प्रकार के तर्क दिए। अभी प्रश्न संख्या 8 में ही इसका जो ख है खंड, वो है अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी मनमोहक व आकर्षित करने वाली है जो पृथ्वी में नहीं समा रही है।
अपितु फागुन की आभा वायुमंडल के चारों ओर मृदु सुगंध की भांति बिखरी हुई है। तो अट नहीं रही है कविता में, कवि ने फागुन की सुंदरता का मानवीकरण किया है, जिसमें फागुन ने शरीर धारण किया है और उसका स्वागत पेड़ों से लदी डाल, लाल हरे फूलों की माला के रूप में कर रहे हैं। अब एक प्रश्न आता है, अभी इसमें फागुन की मौसम में चारों ओर उत्साह और हर्षोल्लास है। एक प्रश्न कभी कभी आता है कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न है, तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, इसको आप भी तैयार कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 9 में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 का क खंड, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो अगर ये प्रश्न आया है तो इसको लिखेंगे, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण आत्मकथ्य कविता को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, तो ये प्रश्न आपके पास आने वाला नहीं है। तो प्रश्न संख्या 9 का ख, इसमें 2 प्रश्न लिखने के लिए आते हैं, क और ख। तो आपके जो भी काव्यखंड की पुस्तक है, काव्यखंड में जो कविताएं हैं उन पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनके उत्तर आप लिख सकते हैं। बच्चे की दंतोरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये दंतोरित मुस्कान जो कविता है नागार्जुन द्वारा लिखित, ये भी इस वर्ष पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की गई है। तो अन्य जो कविताएं हैं उन पर आधारित प्रश्नों का आप अध्ययन कीजिएगा। हमारा प्रश्न संख्या जो 10 होगा वह है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पे दिए होंगे। तो ये गद्यांश आपका पठित गद्यांश है, जो कि आपकी क्षितिज पुस्तक से लिया गया है। क्षितिज पुस्तक से 2 गद्यांश यहाँ पर दिए जाएंगे गद्य खंड से। तो आप उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। 2 गद्यांश दिए होंगे, केवल आपको एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो आइए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 11 जो है आपके क्षितिज के गद्य खंड से, हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज, उससे गद्य खंड से ये प्रश्न उत्तर दिए गए होंगे। तो आप प्रश्नोत्तरों को याद कीजिएगा और तब आप इनको कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है और किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया गया होगा। बाल गोविंद जो भगत थे की श्रद्धा कबीर पर किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। इनमें से 3 प्रश्न आपको परीक्षा में दिए होंगे, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12 है। 12 में क और ख 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक कहानी यह भी लेखिका का नाम बताइए। जो एक कहानी यह भी जो पाठ है उसमें लेखिका कौन है, मन्नू भंडारी उसकी लेखिका है, तो आप उसका लेखिका का नाम बता सकते हैं। और लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये संक्षेप में आप आपके क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। 2 प्रश्न होंगे, दोनों के उत्तर आपको लिखने होंगे कॉपी में। आइए अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। 4 प्रश्न वहाँ पे परीक्षा में प्रश्न पत्र में दिए होंगे, क ख ग घ। तो आपको 3 प्रश्न उसमें से लिखने हैं। तो हमारा पहला पाठ है माता का अंचल। तो पहला प्रश्न दिया गया है, माता का अंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा हमारा, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसकी परेशानी को आप किस प्रकार से तर्कसंगत ठहराएंगे। और हमारा तीसरा प्रश्न है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो इस वर्ष कोविड-19 के कारण जो हमारे ये प्रथम 3 पाठ हैं, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और ये झिलमिलाते वाले जो ये पाठ है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी का ये पाठ है। तो ये हमारे 3 पाठ अब की बार प्रश्न पत्र में दिए जाएंगे। चौथा जो है मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है। तो आप इन प्रश्नों को, 3 पाठों के प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये हमारी पुस्तक है
कृतिका। तो एक कृतिका जो पुस्तक है हमारे पास, कृतिका पुस्तक से ये लिए गए हैं, ये प्रश्न संख्या 13। अब आइए चलते हैं खंड ब की ओर। खंड ब जो हमारा एक पुस्तक है संस्कृत विनोदिनी, एक विनोदिनी पुस्तक आती है उत्तराखंड बोर्ड में, एनसीईआरटी एससीईआरटी उत्तराखंड द्वारा ये निर्धारित ये पुस्तक है विनोदिनी, संस्कृत विनोदिनी। इसमें से ये खंड ब आता है और बहुत ही आसान है, इसको ज़रूर करिएगा परीक्षा में, क्योंकि इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो खंड ब में जो 14 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा त्रीन प्रश्नान पूर्णवाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, नीचे जो गद्यांश है उसको पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारे पास गद्यांश है और ये गद्यांश संस्कृत का गद्यांश है और इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, क ख ग घ। इसमें से 3 के हमको उत्तर लिखने हैं। तो इसके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप खंड लिख लेंगे, खंड ब, जैसे हमने शुरू में लिखा था खंड अ, वैसे आप खंड ब जरूर अंकित करेंगे और प्रश्न संख्या 14 का क वाला खंड यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे। ये आप काले पेन से जरूर हेडिंग डालेंगे और परीक्षा में ब्लैक पेन आप जरूर लेकर जाइएगा। तो हमारा जो क प्रश्न था, आपको केवल उत्तर लिखने हैं, प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा क प्रश्न था तो ये उत्तर हो गया, चाणक्य चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत्। चाणक्य कौन था, तो चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था। इसी प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 14 का ख का उत्तर लिखना है। चाणक्य कहाँ रहता था, तो चाणक्य उटजे निवसति स्म, वो एक कुटिया में रहता था। अगला ग जो है उसका उत्तर हो जाएगा, चोरा कंबलानी अपहर्तुम चिंतितवन्त। चोर जो है कंबल चुराने के लिए, कंबलों का अपहरण कैसे किया जाए, उनको चोरी कैसे किया जाए, इसी बारे में सोच रहे थे। तो 3 ही करने हैं। तो इस प्रकार आप केवल उत्तर लिखिएगा, क्योंकि आप प्रश्न भी लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 15 पर चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 15, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा 2 प्रश्नों पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। अभी हमारा जो था गद्यांश था, अब ये पद्यांश है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है। तो नित्राम नीचो अशीति त्वम खेदम कुपमा कृथा, ये हमारा जो है अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृतासी, ये हमारा श्लोक है और इस श्लोक को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे ये संस्कृत विनोदिनी की पुस्तक में ये श्लोक आपको मिल जाएगा। तो 3 प्रश्न हैं क ख ग, तो इनमें से अब 2 प्रश्नों के उत्तर आप इसको पढ़ करके आपको देने हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 16, पठित पाठा आदिरतान 3 प्रश्नान उत्तर। जो पठित पाठ हैं आपके संस्कृत विनोदिनी के, उसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं, जो कि हमारे पास 4 प्रश्न यहाँ पे क ख ग घ दिए गए हैं। केवल 3 प्रश्नों के उत्तर आप पठित पाठों के आधार पर इनके उत्तर आप देंगे। तो अगला हमारा प्रश्न संख्या 17 है, अधोलिखितेषु पदेषु यथोचित्तम शब्दम चित्वा केवलम चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हमारे पास ये मंजूषा शब्द सूची है, इसमें ये शब्द दिए हंस, सुखस्य, श्रेष्ठा, मोक्षप्रदम, क्षमाम, सत्संगति। इनको आपको यहाँ पर खाली स्थानों में आप इनको लिखेंगे कॉपी में और उसमें लिख देंगे। जैसे है पहला है सज्जनानां संगति, तो ये हो जाएगा सत्संगति भवति। अगला हमारा है नीर क्षीर विवेके, कौन है नीर क्षीर विवेक, हंस। अगला इसमें ग है, ते चाणक्यम प्रार्थितवंता, उन्होंने चाणक्य से प्रार्थना की, क्षमा की प्रार्थना की। अगला हमारा है दुखम विना नेव, दुख के बिना सुख, सुखस्य बोधा, सुख का ज्ञान नहीं हो सकता। अगला है हरिद्वारम नगरम अस्ति,
तो हरिद्वार मोक्ष प्रदम नगरम है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। और आजकल तो कुंभ लगा है, तो सभी स्नान करने जाते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अगला हमारा है हिमालय पर्वत भारत से पुण्य पर्वतेषु श्रेष्ठा अस्ति। तो इस प्रकार से आप इनको केवल 4 करने हैं, सारे नहीं करने हैं, केवल 4 करने हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 18वां प्रश्न है अधोलिखितेभ्य यथा निर्देशम केवलम 3 प्रश्नान उत्तरत। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हमारा जो क है संधिम कुरु, संधि करनी है, मतलब ये ने प्लस अनम पितृ प्लस आदेश इनको जोड़ करके लिखना है तो संधि हो जाएगी। अब अगला है संधि विच्छेदम कुरु, तो संधि विच्छेद करना है, इनको तोड़ना है। स्वागतम सु प्लस आगतम पूर्ण प्लस इंदु पूर्ण इंदु, तो इस प्रकार इनको 2 टुकड़े करके लिखना है। अगला हमारा जो प्रश्न है समास विग्रह कृत्वा समास से नामोल्लेखम कुरु, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। भोजनालय सूर्य चंद्रों, इनमें समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखना है। अगला हमारा प्रश्न है अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। निम्नलिखित पदों में उपसर्ग अलग करके लिखना है, जैसे अनुचर और अधिभार। तो इसमें ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, तो इसमें जो अनु जो है वो इसका उपसर्ग हो गया, अधि इसमें उपसर्ग हो गया, तो बहुत ही आसान है। अगला हमारा प्रश्न है इसमें जो कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्ठक में जो प्रदत्त शब्द हैं उनको चुन करके उनमें से एक शब्द और यहाँ पर आपको पूरा करना है। ये हमारे पास बालिका पुस्तकम ददाति मित्राय मित्रम 2 शब्द हैं, इनमें से एक लिखना है। खगा तिष्ठन्ति वृक्षे वृक्षाणाम, इनमें से एक लिखना है। तो ये जो हमारा 18वां जो प्रश्न है इसमें हमारे पास खंड दिए गए क क ग ग घ अंग, तो ये जो दे रखे हैं इसमें से केवल हमने 3 करने हैं जो आपको आसान लगे, जो आपको सरल लगें, केवल आपको 3 करने हैं। 5 दिए हैं, केवल 3 करने हैं, पूरे के पूरे नहीं करने हैं। आप गलत कर देंगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए आपको जो आसान लगे इसमें से 3 वो 3 करने हैं, फालतू नहीं करने। देखिए 18वें प्रश्न को किस प्रकार से कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 18 का क संधिम कुरुत। तो अब संधि करनी है, तो ये है हमारा क ने प्लस अनम, ने धन अनम, तो शब्द हमारे पास है ने धन अनम, तो ये संधि होगी नयनम। तो ये आपको लिखना है, संधि का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे अयादि संधि जिसको आती है वो लिख भी सकता है। अगला हमारा ख है पितृ आदेश, तो हमारा शब्द है पितृ आदेश, संधि करके ये हो गया हमारा पितृ आदेश। इसका ख जो है प्रश्न संख्या 18 का ख स्वागतम, तो स्वागतम को सु आगतम और इसमें संधि होगी यण संधि। तो पूर्ण इंदु पूर्णेंदु पूर्ण प्लस इंदु, ये आपको करना है, संधि का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 18 का जो हमारे पास ये घ है अनुचर, अनु उपसर्ग है, अनु और चर, अधिभार में अधि उपसर्ग है, अधि और भार। तो इस प्रकार 18वें प्रश्न में केवल 3 ही खंड करने हैं। प्रश्न संख्या 19 जो है, प्रश्न संख्या 19 में हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं, उनका हमको क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। जैसे छात्र है अहम छात्र अस्मि, खेलति बालका खेलति, कदा तुम कदा गमिष्यसि, और संस्कृतम अहम संस्कृतम पठामि। तो ये आपको 4 वाक्यों का संस्कृत में वाक्य बनाना है, 4 शब्दों का। तो बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा और सरल सरल से वाक्य, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 19 में ये वाक्य में प्रयोग करना है संस्कृत में इन शब्दों को, अथवा यदि आपको ये प्रश्न कठिन लगता है तो अथवा दूसरा भी यहाँ पे दिया है, कुछ वाक्य दिए गए हैं 2-3 क ख ग, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे कि शिवाजी वीर पुरुष थे, शिवाजी वीर पुरुषा आसीत। तो दूसरा वृक्ष से फल गिरा,
और तुम घर जाओ। तो इस प्रकार ये जो हमारे पास 3 वाक्य हैं, इनमें से 2 के आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो जो आपको सरल लगे उसको कीजिएगा। तो इस प्रकार जो हमारा ये 2020 का जो प्रश्न पत्र है हिंदी का हाई स्कूल का, ये हमने यहाँ पे हल किया। और किस प्रकार से हम उत्तराखंड बोर्ड की कॉपी में इनको हल कर सकते हैं ये जाना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। मित्रों, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं वीडियो की यहीं समाप्ति करता हूँ। और आपको आगामी जो मई माह में परीक्षाएं होने जा रही हैं बोर्ड की, उसके लिए हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।